नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं 10th क्लास के बच्चों से बात करने वाला हूं। 10th क्लास के जो बच्चे हैं जो 10th क्लास में आए हैं उनको उनके साइंस में क्या क्या देखने को मिलने वाला है, क्या क्या नई चीज़ें आने वाली हैं। 9th क्लास का सिलेबस थोड़ी बहुत चेंज हुआ है, क्या उसमें मॉडिफिकेशंस हुए हैं। हम चैप्टर वाइज बात करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 के बारे में। यहाँ पर मैं आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला हूँ, एक शॉर्ट समरी पढ़ाने वाला हूँ कि हर चैप्टर में आपको क्या देखने को मिलेगा। तो आपको हर चैप्टर को यहाँ पर देखना है कि क्या मिलेगा उसमें देखने को, और पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए तो आपको ऑफलाइन आना पड़ेगा। ऑनलाइन का मैं सपोर्टर बहुत ज़्यादा नहीं हूँ। तो आज जो आपको देखने को मिलने वाला है चैप्टर 1 की, चैप्टर 1 जो हमारा केमिस्ट्री का है वो क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत सारी एक्टिविटीज इसमें है। हर एक्टिविटी को मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम से समझाने वाला हूँ, लेकिन ऑफलाइन क्लासेज में हर एक्टिविटी को मैं प्रैक्टिकली आपके सामने करके दिखाऊंगा। आप खुद करके देखेंगे और देख पाएंगे कि एक्चुअल में केमिकल रिएक्शंस में होते क्या क्या चेंजेस हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो केमिकल हमारा केमिस्ट्री का रहने वाला है उसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसको मैंने एक नाम दिया है द आर्किटेक्चर ऑफ चेंज। द आर्किटेक्चर ऑफ चेंज। आर्किटेक्चर ऑफ चेंज का मतलब क्या बेटा कि चेंज ही केमिकल रिएक्शन कहलाती है। चेंज किसमें? चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज। और अगर मैं बेसिकली बात करूं कि सर ये एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो केमिकल रिएक्शन और कुछ भी नहीं है। एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा सामने। इस डायग्राम में आपको कुछ बॉन्ड्स टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ बॉन्ड्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही केमिकल रिएक्शन है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड्स इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आगे की स्लाइड में आप देखें कि एक एक्सपेरिमेंट आपके सामने है जहां पे एक मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं। किसको जला रहे हैं बेटा? एक मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं, और मैग्नीशियम रिबन के जलने से आपका एक ऐश बन रहा है व्हाइट कलर का, जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहाँ पर वो इतनी वायलेंटली होती हैं कि आपको विजिबल एनर्जीज दिखाई देंगी, आपको बहुत सारी लाइट प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देगी, आपको बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देगी। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं जो कि वाइट ऐश है, और साथ में हीट प्रोड्यूस हो रही और बहुत सारी लाइट प्रोड्यूस होगी। इस एक्सपेरिमेंट को जब हम करेंगे तो हम एक बंद कमरे में लाइट्स ऑफ करके इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, और आप देखेंगे कि कैसे पूरे कमरे में रोशनी फैल जाएगी। उसके लिए आपको ऑफलाइन क्लासेस में आना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताया गया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। हम लोग इस चैप्टर में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। बैलेंसिंग जब होती है तो उसमें एक बात ध्यान रखी जाती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो नंबर हैं वो टोटल इक्वल होने चाहिए, उनका मास हमेशा इक्वल होना चाहिए। ये किस पे बेस्ड है? ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। ये क्या कहता है कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली रीअरेंज्ड। दे कैन ओनली रीअरेंज्ड। यहाँ पर आपको एक डायग्राम से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास आयरन के 3 एटम हैं, हाइड्रोजन के 8 एटम हैं और ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। इनको हमने आपस में मिला करके आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाया है ना। आयरन और वाटर मिल करके आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो ये नया प्रोडक्ट बन तो गया है, लेकिन इसमें कोई नया एटम प्रोड्यूस नहीं हुआ है, केवल एटम रीअरेंज हो गए हैं, है ना। ये जो आयरन यहाँ था ये इधर आ गया है, ये जो ऑक्सीजन यहाँ था पहले अभी इधर चला गया है, हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केवल रीअरेंजमेंट हुआ है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बैलेंस है, और ये दोनों की तरफ आपको दिख रहा होगा कि वेट दोनों के क्या है बेटा? इक्वल है। यानी कि रिएक्टेंट का जो टोटल वेट है, रिएक्टेंट का जो टोटल मास है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के क्या होने वाला बेटा? इक्वल होने वाला है। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हमारी बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम में आएगा। और बैलेंसिंग करने के लिए हम एनसीईआरटी का हिट एंड ट्रायल मेथड ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है केमिकल रिएक्शंस कितने तरह की होती है। तो केमिकल रिएक्शंस को टोटली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रेडॉक्स। कॉम्बिनेशन जहां पर 2 रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। डिकम्पोजिशन जहां पर एक रिएक्टेंट 2 अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट जहां पर एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट एक लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है। डबल डिस्प्लेसमेंट जहां पर म्यूचुअल एक्सचेंज होता है आयंस का। ठीक है, और रेडॉक्स रिएक्शन जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन 2 रिएक्शंस होती हैं जो कंटिन्यूसली एक दूसरे में कन्वर्ट होती है। दोनों रिएक्शन एक साथ होती है एक ही टाइम पे, एक का रिडक्शन होता है एक का ऑक्सीडेशन होता है, साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस होती हैं।
जैसे कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहां पर एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ये डायग्राम क्या बेटा, इसमें हमने कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर मिला दिया है ना। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, चूना। पुराने टाइम में पत्थरों जो चूना किया जाता था दीवारों पे, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड वो होता है जिसको हम बोलते हैं चूना। इसमें अगर वाटर मिलाते हैं तो पुराने लोगों ने, पुराने टाइम में तो घरों में चूना ही हुआ करता था, हॉस्पिटल्स में, कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अभी भी चूना ही होता है। तो चूना जब होता था तो उसमें क्या है कि बेटा एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती थी, इसलिए हॉस्पिटल्स की वॉल्स में चूना ही किया जाता था। तो चूने में अगर हम पानी मिला दें तो चूना जो है ना वो खोलने लग जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर के स्लेट लाइम बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में गर्म क्यों हो जाता है बेटा? क्योंकि यहाँ पर ये जो बीकर है इससे हीट रिलीज हो रही है, इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये जो एक्सपेरिमेंट है हम ये ऑफलाइन क्लासेस में करके देखने वाले हैं, इसलिए जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो अगर चाहते हैं कि नहीं सर हमें तो इसको लाइव देखना है, तो उसके लिए आप ऑफलाइन क्लासेस में आए। नेक्स्ट हमारे पास जो है वह है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है बेटा? जहां पर एक रिएक्टेंट दो अलग अलग प्रोडक्ट में टूट जाए फोर्सफुली, अपना आप नहीं टूटेगा। किसी चीज को तोड़ना है तो आपको उसको कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। ये फोर्स अलग अलग तरीके से लग सकता है, ये हीट की फॉर्म में भी लग सकता है, ये इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी लग सकता है, और ये लाइट की फॉर्म में भी लग सकता है। अगर हीट की फॉर्म में लगता है तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में लगता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और अगर लाइट की फॉर्म में लिखते हैं उसको बोलते हैं हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो अगर इनकी अलग अलग बात करें तो थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए हमारे पास दो एक्सपेरिमेंट हैं, दो एक्टिविटीज हैं हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। एक है आपका आयरन सल्फेट का डिकम्पोजिशन और एक है आपका लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन। आयरन सल्फेट का जब डिकम्पोजिशन होता है तो ये आयरन ऑक्साइड बनाता है। ये जो आपको दिख रहा है ब्राउन कलर का कंपाउंड, ये आयरन ऑक्साइड है। साथ में कुछ गैस आपको फ्यूम्स निकलती हुई दिखाई दे रही है, ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड की है ना। इसी तरह से लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करें तो ये लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स की फॉर्म में निकलती है। हम इसको लाइव देखने वाले हैं। जी हाँ, ऑफलाइन क्लासेस में ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइसिस। यहां पर हमने वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया है। इसके लिए क्या करते हैं कि जो फ्रेश वाटर है वो लेते हैं, उसमें थोड़ा सा एसिड मिला देते हैं, इसको हम बोलते हैं एसिडिफाइड वाटर। इसको एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद में दो इलेक्ट्रोड यहाँ पर होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं वैसे ही आपका वाटर जो है ये डिसोशिएट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। ऑक्सीजन गैस मिलती है आपको एनोड पे और हाइड्रोजन गैस मिलती है आपको कैथोड पे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो वॉल्यूम है ऑक्सीजन का वो हाइड्रोजन के वॉल्यूम से कम है। हाइड्रोजन का वॉल्यूम जस्ट डबल होता है किसके? ऑक्सीजन के वॉल्यूम के, क्योंकि वाटर के फॉर्मूले में ही आप देखें तो हाइड्रोजन डबल है ऑक्सीजन से, तो हाइड्रोजन हमें डबल मिलती है किससे बेटा? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो ये हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर का पाउडर है आपका ये AgBr है। इस AgBr में जैसे ही लाइट गिरती है सिल्वर कलर में डिकम्पोज हो जाता है, क्योंकि AgCl में, सॉरी AgBr नहीं AgCl है, सिल्वर क्लोराइड। AgBr येलो कलर का होता है। तो सिल्वर क्लोराइड में जैसे ही हम क्या पास करते हैं बेटा? सनलाइट पास करते हैं, ये डिसोशिएट हो जाता है सिल्वर और क्लोरीन गैस के अंदर। और ये सिल्वर जो है आपको कलर दिखाई दे रहा होगा, सिल्वर कलर का कंपाउंड फॉर्म हो गया है। ये कहाँ पर यूज में आता था बेटा? ये पुराने टाइम में जो आपकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी आपके दादा दादी परदादा परदादी के टाइम पे, है ना। आज के टाइम में तो नहीं होती है, आज के टाइम में तो डिजिटल फोटोग्राफी आ गई है, ठीक है। तो पुराने टाइम में जो फोटोग्राफी होती थी उसमें AgBr ही यूज होता था। नेक्स्ट जो है आप देखें तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या बेटा? इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में एक आयरन नेल को डिप कर दिया है, एक लोहे की कील डुबा दी है किसके अंदर? कॉपर सल्फेट के अंदर। तो आयरन क्योंकि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो आयरन क्या करता है कि कॉपर सल्फेट के कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह आयरन खुद बैठ जाता है, तो FeSO4 बन जाता है। साथ में कॉपर जो है वो आयरन नेल पे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो
आयरन पे कॉपर का डिपॉजिट होना। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आयरन नेल जो है इसमें ऐसा लग रहा है कि कॉपर डिपॉजिट हो गया है। ये मैं आपको आपके आंखों के सामने करके दिखाने वाला हूँ। आपको ऑफलाइन क्लासेस में इसके लिए आना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर है आपका सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, दो एक्सपेरिमेंट है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट के हैं। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम बेरियम की जगह पे चल जाएगा, बेरियम सोडियम की जगह पे चल जाएगा। तो सोडियम सल्फेट बेरियम सल्फेट में और बेरियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो बेरियम सल्फेट है ये एक व्हाइट कलर के पीपीटी के फॉर्म में हमें मिलता है। कैसे मिलता है बेटा? व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में। ये हमारे सारी एक्टिविटीज है एनसीईआरटी की। उसी तरह से यहां पर जो है आपके लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड मिला दिया है, जिससे कि लेड आयोडाइड बनता है और साथ में आपका पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है ना। ये जो लेड आयोडाइड है ये येलो पीपीटी की फॉर्म में ऑब्टेन होता है। ये कौन है बेटा? ये है आपका लेड आयोडाइड। आपको कलर्स सारे याद होने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन में जब आपके पूछे जाएंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंपाउंड X reacts with Y to form a white colored PPT and a salt, ठीक है। तो आपको पीपीटी का कलर याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें तो ये हमारे पास है रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल। रेडॉक्स क्या होता है बेटा? जहां पर दो प्रोसेस होती है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होती हैं। जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको बताऊं कि आपके घरों में जो कॉपर के बर्तन होते हैं, वो कॉपर के बर्तन कई टाइम तक पड़े रहते हैं तो उनके ऊपर एक ग्रीनिश ब्लैक लेयर बन जाती है, वो हो गया उसका ऑक्सीडेशन। और जब आप उस ब्लैक लेयर को हटा करके वापस उसको चमका देते हैं, नया कॉपर जैसा बना देते हैं, तो वो हो गया उसका रिडक्शन, है ना। एक सिंपल एग्जांपल्स आपको समझा रहा हूँ 10th लेवल के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि कॉपर में जब ऑक्सीजन जुड़ता है, यानी कोई भी एलिमेंट जब ऑक्सीजन गेन करता है तो हम बोलते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और उसी कॉपर को जब उसी ऑक्सीजन को जब रिमूव कर दिया जाता है और वापस मेटल ऑब्टेन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। ये दोनों प्रोसेस कंटिन्यूसली एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है। नेक्स्ट आपके पास 3 और एग्जाम्पल दिए गए हैं। ये कोरोजन के एग्जाम्पल है। किसके बेटा? कोरोजन के। कोरोजन क्या होता है? जैसे लोहे पर जंग लगना। किसी भी मेटल के सरफेस पे मेटल ऑक्साइड या मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोक्साइड की लेयर का चढ़ना क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। ये जो कोरोजन है ये 3 अलग अलग मेटल्स में यहाँ दिखाया गया है। जैसे आयरन में कोरोजन होता है तो आयरन ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, जिससे जंग लग जाता है। लोहे में आपने जंग लगी हुई जंजीरें देखी होंगी, है ना। कॉपर पे कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड की लेयर बन जाती है, आपने देखा होगा। कॉपर के जो सिक्के होते हैं उनको पर ऐसी ग्रीनिश ब्लूइश ब्लैक लेयर बन जाती है ना। सिल्वर जो होता है आपने चांदी का चम्मच दिखा रखा है, चांदी की पायल आप लोगों ने देखी होगी, चांदी की चेन आप लोगों ने देखी होगी कि टाइम के साथ जो है धीरे धीरे वो उसका कलर जो है फीका पड़ जाता है। कारण क्या होता है? उसके ऊपर सल्फाइड की लेयर का बनना, ठीक है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो है वह है रेंसिडिटी। क्या बेटा? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी होता है जो आपके ऑयली फूड स्टफ्स होते हैं। जैसे अगर आप चिप्स के पैकेट को देखोगे तो वो बिल्कुल फूला हुआ आता है, उसके अंदर गैस भरी हुई रहती है ना। इतना बड़ा पैकेट, उसमें इतनी सी चिप्स निकलती है, बाकी सारी हवा भरी रहती है। वो नॉर्मल हवा नहीं है, वो नाइट्रोजन गैस है। वो किस लिए होती है? क्योंकि अगर हम इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो जो ऑयली फूड स्टफ है वो क्या होंगे बेटा? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और ऑक्सीडाइज होने से उनके टेस्ट और उसकी स्मेल में चेंज आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कि वो खाना सड़ गया है ना। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? 2 चीजें करते हैं। पहला नाइट्रोजन फ्लशिंग करते हैं, दूसरा उसको एयर टाइट पैकिंग कर देते हैं। एयर टाइट पैकिंग से क्या होगा बेटा? एयर टाइट पैकिंग से ऑक्सीजन एंटर नहीं हो पाएगी, लौट के बाहर निकल जाएगी। जब ऑक्सीजन ही एंटर नहीं होगी तो फूड का ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा। नाइट्रोजन की फ्लशिंग कर देते हैं तो नाइट्रोजन जो एक नॉन रिएक्टिव गैस है जो कि इसका ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। या फिर दूसरा तरीका होता है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दें। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो फूड स्टेप से पहले अपना खुद का ऑक्सीडेशन करके अपना आप का सेक्रीफाइस कर देते हैं, सेक्रीफाइशियल प्रोडक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो सेक्रीफाइशियल केमिकल एडिटिव्स दैट ऑक्सीडाइज फास्टर देन द फूड, उनको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इसी तरह से लगभग शायद 10 मिनट हुए होंगे, इसमें मैंने आपको इस पूरे चैप्टर को समराइज कर दिया है। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए एक एक एक्टिविटी को हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं आपके सामने लाइव। उसके लिए आना पड़ेगा आपको हमारी ऑफलाइन क्लासेस में। तब तक कीप लर्निंग, है ना। टाइम वेस्ट ना करें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।